हेलो एवरीवन, वेल माई सेल्फ शिवम एंड आई होप आप सबने बोर्ड्स को अब सीरियसली लेना शुरू कर दिया होगा। तो शुरू करते हैं हमारी थर्ड बुक से। थर्ड बुक का आज हम हेड्स एंड सब हेड्स का चैप्टर करेंगे और इसे वन शॉट में कंप्लीट करेंगे ताकि जल्दी जल्दी से खत्म कर कर हम अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो पे पहुंच जाए। तो लेट्स बिगिन। ओके, तो बात करते हैं बैलेंस शीट की। पार्टनर्स बुक में जो हमारी फर्स्ट बुक थी, पार्टनरशिप बुक, उसके अंदर जो बैलेंस शीट बनती थी वो टैबुलर फॉर्म में बनती थी। बट कंपनीज की बैलेंस शीट टैबुलर फॉर्म में नहीं होती है। बट यहां पे मैंने टैबुलर फॉर्म में इसीलिए बनाई है क्योंकि काफी बच्चों को अभी टैबुलर की ही आदत है। तो पहले से समझ लेंगे, फिर कुछ भी नहीं करना, इक्विटी को ऐसे ही पड़े रहने देना है। आपको एसेट को इक्विटी के नीचे ले जाना है। ओके, तो पहली बात करते हैं लायबिलिटीज की। पार्टनरशिप में हम कैपिटल लिखते थे लायबिलिटीज में क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल लेके आते थे। यहां पर कैपिटल शेयर होल्डर्स लेके आते हैं। तो मेन जो हमारा नाम रहेगा लायबिलिटीज के साथ जुड़ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इसके अंदर ना कुछ मेन हेड्स होते हैं और कुछ सब हेड्स होते हैं। So there are three main heads in equity and liabilities. पहले की बात करते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स। यहां पर मैंने कैपिटल लेटर्स में आपके मेन हेड्स लिखे हैं और छोटे अक्षरों में मैंने सब हेड्स लिखे हैं। ओके, और सारे मैंने लिख दिए हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या क्या आता है। ठीक है जी। तो पहले बात करते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स की। शेयर होल्डर्स फंड्स वो फंड्स हैं जो हम इकट्ठा करते हैं जो हमारी कैपिटल को बिल्ड करता है। ओके, तो इसका जो पहला सब हेड है वो है शेयर कैपिटल। अब नाम से ही पता लग रहा है, वो कैपिटल जो हमने शेयर से इकट्ठी करी है उसे शेयर कैपिटल बोला जाता है। सो कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो हमारी शेयर कैपिटल को बनाते हैं? देयर आर टू शेयर्स, दैट इज इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा वहां पे उन्होंने आपको 5-7 नाम दिए होंगे, आपको बताना है उसका भाई मेन हेड और सब हेड क्या है। फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसका मेन हेड क्या है? आपके सामने शेयर होल्डर्स फंड्स। और इसका सब हेड क्या है? शेयर कैपिटल। बस इतना ही बताना है और ये क्वेश्चन 4 नंबर 3 नंबर में आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो बेसिकली जो शेयर कैपिटल है वो बहुत इजी है। इसके अंदर सिर्फ ये दो चीजें ही पूछी जाती हैं और आपको सीधा सीधा लिख देना है। अगर इन दोनों का नाम आ गया भाई, इसका सब हेड है शेयर कैपिटल और मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड्स। आगे चलते हैं हम रिजर्व्स एंड सरप्लस पे। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम रिजर्व्स एंड सरप्लस की। रिजर्व्स एंड सरप्लस ये भी बहुत ही एक आसान चीज है। रिजर्व, हर तरह का रिजर्व, अगर किसी भी चीज के पीछे यार रिजर्व लिखा आ गया ना, उसका सब हेड है रिजर्व्स और सरप्लस और उसका मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड्स। कितने तरह के रिजर्व्स होते हैं? छोटा छोटा लिखूंगा, याद कर लेना। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और जनरल रिजर्व हो सकता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हो सकता है, ठीक है जी, कैपिटल रिजर्व हो सकता है। कोई भी रिजर्व अगर पूछ लिया गया तो वो किस में डाल देना है आपने? रिजर्व्स एंड सरप्लस, और उसका मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड्स। और सरप्लस क्या होता है? सरप्लस होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस आ गया आपने लिख देना है रिजर्व्स एंड सरप्लस इज दैट इज देयर सब हेड एंड मेन हेड इज शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है जी। उसके बाद आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। पहली बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाएगा, इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर लिखा है तो मैं आपको बताऊंगा जरूर कि इसका मतलब क्या है। अब कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं, मान लो अगर मेरी कोई कंपनी और मेरा रिलेटिव बोलता है कि मेरे को आपके शेयर्स खरीदने, बट अभी मेरे कोई भी शेयर अवेलेबल नहीं है, तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि आप मेरे को पैसे जमा करवा दो, जैसे ही शेयर्स में आगे लॉन्च करूंगा या निकालूंगा तो सबसे पहले शेयर्स आप ही को मिलेंगे। तो जो मैंने पैसा ले लिया ना और उनको मैंने अभी शेयर्स नहीं दिए,
उनको मैं एक पर्ची ऐसी दे दूंगा जिसका नाम होगा शेयर वारंट, ठीक है। वो तब शेयर्स बनेंगे जब मैं शेयर्स को इशू करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, और इसका बोर्ड में कोई काम नहीं। ओके, तो ये समझ आ गया होगा भाई, बहुत ही आसान था पहला। अब सेकंड की बात करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज, और इसको आप याद रख सकते हो डॉल के नाम से। डॉल का नाम कैसे? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डी इज फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ इज फॉर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, डबल एल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है जी। इसमें भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का कोई काम नहीं है, ना बोर्ड्स में पूछा जाएगा। बट इसका मतलब क्या है? ये वो टैक्स की लायबिलिटी है, मान लो मैंने 30 लाख रुपए पे टैक्स निकाल लिया और डिपॉजिट करा दिया, बट बाद में मेरे को पता लगा कि भाई मेरे को टैक्स देना था 35 लाख रुपए पे, तो अभी जो 5 लाख रुपए का टैक्स बचा हुआ है वो मैंने देना है ना, दैट इज माई लायबिलिटी, दैट इज नोन एज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ओके, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बाद हम पहले बात करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नाम से ही पता लग जाना चाहिए, वो बोरोइंग्स जो लंबे समय के लिए की गई है। अच्छा, पहले मैं आपको नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब तो बता दूं। नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो 12 महीने से ज्यादा हमारे सर पे बोझ बनी हुई है, मोर देन 12 months, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वो बोरोइंग्स जो 12 महीने से ज्यादा के लिए करी गई हैं, उसे हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के हेड में रखते हैं। इसके अंदर ना 5 चीजें आती हैं। सबसे पहले डिबेंचर्स, फिर आता है टर्म लोन्स, जैसे लोन्स लेते हैं ना 5 टर्म्स के लिए, 10 टर्म्स के लिए, ठीक है। बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड अदर लोन्स, ठीक है जी। तो ये अदर लॉन्ग टर्म लोन्स आप बोल सकते हो, ठीक है जी। These are the part of long term borrowings। तो अगर वहां क्वेश्चन आ जाएगा डिवेंचर्स, तो उसका सब हेड क्या होगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और उसका मेन हेड होगा नॉन करंट लायबिलिटीज। अगर बॉन्ड्स आ गया, सब हेड विल बी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड मेन हेड विल बी नॉन करंट लायबिलिटीज। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कर ली, तो चलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस पे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन का मतलब, मैं हर बार अपने बच्चों को भी यही पढ़ाता हूं, प्रोविजन का मतलब होता है एस्टिमेट लगाना, ठीक है। लॉन्ग टर्म एस्टिमेट लगाना, उसको बोलते हैं प्रोविजंस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, मेन नाम करेंगे जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ओके। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में सबसे पहली चीज आती है वारंटीज, ग्रेच्युटी, प्रोविजंस फॉर अर्नड लीव्स, एंड प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, ये भी लिख लेना, ठीक है। वो पीपीएफ कटवाते हैं ना, वो लंबे समय की एक एस्टिमेट बना लेते हैं हम, उसको भी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का पार्ट माना जाता है, ठीक है जी। अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस पर चलते हैं, या अदर सो इसके भी 2-3 नाम ही है जो मेन है। पहला है प्रीमियम पेएबल ऑन डिबेंचर्स, या प्रीमियम पेएबल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है जी। प्रीमियम पेएबल ऑन डिबेंचर्स, प्रीमियम पेएबल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, आप साथ साथ बना लो, ठीक है। और मैं जो बोल रहा हूं उसे लिख लो, ताकि ये आपके काम आ सके। और ये वही नाम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं और आपको पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। आई होप आपको पहले 2 मेन हेड्स ऑफ लायबिलिटी साइड समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं करंट लायबिलिटीज पे। भाई करंट लायबिलिटीज बहुत ही क्राउडी हैं, और जो मैं बोलूंगा आप उसको लिखते रहना, ठीक है, क्योंकि सारे मैं नहीं लिख पाऊंगा। आप साथ साथ लिखते रहना, मैं जैसे जैसे बोलता रहूंगा, ओके जी।
तो इसको अगर डॉल के नाम से याद रखा गया तो इसे हम टॉस के नाम से याद रखेंगे, टॉस। T is for trade payables, O is for other current liabilities, SS is for short term borrowings and short term provisions. तो पहले बात कर लेते हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ ट्रेड पेबल्स विच आर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। लिख लीजिए जी इसको, ठीक है। यही दो तरह के हमारे ट्रेड पेबल्स होते हैं। इनका नाम आ गया तो आप क्या लिखोगे? Your subhead will be trade payables and your main head will be current liabilities. तो आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो लिख लेना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लिखेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को, ठीक है जी। सो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आप एक बार लिख लीजिए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में सबसे पहला नाम आएगा लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड। बहुत बार पूछा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ये बिजनेसमैन को एक प्रिविलेज मिलता है कि वो जितना उनके बैंक अकाउंट में पैसा है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा निकाल सकते हैं अगर उन्हें एकदम से इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए, और उन्हें वो वापस पे करना पड़ता है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का पार्ट है। अगला है जी डिपॉजिट्स, ठीक है। छोटे छोटे डिपॉजिट्स जो हमें वापस करने हैं, ठीक है। हमने बैंक से डलवा लिया भाई थोड़ा सा डिपॉजिट, जैसे क्रेडिट कार्ड पे डलवा लेते हैं, उसको बोल सकते हैं अदर लोन्स एंड एडवांसेस। ये भी हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का ही पार्ट है, ओके जी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पे चलते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आप लिख लीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला पॉइंट, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब फिर प्रोविजन वर्ड आ गया। एस्टिमेट फॉर टैक्स, उस साल के टैक्स का एस्टिमेट लगाना कि भाई कितना टैक्स बनेगा। ये किसका पार्ट है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का पार्ट है। और प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट्स, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय का बेनिफिट है जो शॉर्ट टर्म के लिए है तो आप उसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी लिख सकते हो। अगर वहां पे एम्प्लॉय बेनिफिट आ गया और आपको समझ नहीं आ रहा उसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन में डालने के शॉर्ट टर्म में, आप जिस मर्जी में डाल दीजिए, बट नीचे नोट लिख के आइए कि मैंने एम्प्लॉइज बेनिफिट को एज अ शॉर्ट टर्म लिया है, ओके। सो इनका सब हेड्स क्या बनेगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और मेन हेड बनेगा हमारा करंट लायबिलिटीज। और अब लास्ट पे आते हैं अदर करंट लायबिलिटीज पे। अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर, ये मैंने लास्ट में इसलिए रखा था, इसमें थोड़ी आइटम ज्यादा है, ठीक है, और समझानी भी पड़ेंगी। सो फर्स्ट लिख लीजिए करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। अब इसका मतलब क्या है? अब मान लो मैंने डिवेंचर्स 5 साल के लिए लिए थे। पहले साल तो वो कहाँ आएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। दूसरे साल भी लॉन्ग टर्म, तीसरे साल भी लॉन्ग टर्म, चौथे साल भी लॉन्ग टर्म। अब 5वें साल वो कहाँ आएंगे? 5वें साल तो वो खत्म होने वाले हैं ना, तो भाई वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नहीं आएंगे। वो कहाँ आएंगे? अब अदर करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि वो करंट मैच्योरिटी है, वो इस साल मैच्योर हो जाएंगे, हमें उनको पे ऑफ करना ही करना पड़ेगा। सो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इज अ पार्ट ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, कि भाई हमें इंटरेस्ट तो बन गया है बट अभी तक हमने दिया नहीं है बोरोइंग के ऊपर, तो देना पड़ेगा ना। अब जैसे 2-3 दिन टप गए, आपने देना था ब्याज बट अभी आपने दिया नहीं है, तो आपको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग्स, इट इज अ पार्ट ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज। अगला, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब अगर आपको कोई बंदा इनकम पे करेगा, मान लो मैंने अपने बॉस को बोला यार मेरे को अगले महीने की सैलरी दे दो, इसका मतलब क्या हुआ? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब मेरे को मेरा बॉस 2 साल की थोड़ी दे देगा पहले ही सैलरी, ठीक है, कभी नहीं देगा ना। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज फॉर अ करंट पीरियड ऑफ टाइम फॉर less than 12 months, so it is a part of other current liabilities. Next, unpaid dividends. Unpaid dividends वो dividends होते हैं कि भाई कंपनी ने बोल दिया कि आपको मिलेगा, ठीक है, बट अभी अनपेड है, पर वो साल के अंदर अंदर हमें हमारे शेयर होल्डर्स को पे करना ही करना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनपेड डिविडेंड्स।
ओके जी। अगला है अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, ठीक है जी। अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, फिर वही बात, वो डिपॉजिट्स जो हमने लिए हुए थे क्रेडिट कार्ड या समथिंग के ऊपर, वो अभी तक पे नहीं करे हैं, अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स। अगला कॉल्स इन एडवांस, भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लो। कॉल्स इन एडवांस में बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ना इसको शेयर होल्डर्स का पार्ट मान लेते हैं। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है, एक शेयर होल्डर ने मेरे को पहले ही पैसा दे दिया, ठीक है, अब पहले ही दे दिया तो कई बार ना कॉल्स इन एडवांस में हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। सो ये एक तरह से हमारी करंट लायबिलिटी है, और ये अदर करंट लायबिलिटीज में हम लेते हैं। हमारे लायबिलिटीज को हम खत्म करते हैं और चलते हैं हमारी एसेट साइड के ऊपर। तो आ जाइए। सो बेसिकली देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ मेन हेड्स of assets, that is non current assets and current assets। फटाफट नॉन करंट एसेट्स को खत्म करते हैं। नॉन करंट एसेट के अंदर भाई 4 मेन सब हेड्स हैं। पहला है प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, जो 2 चीजों में बंटा हुआ है, टेंजिबल और इनटेंजिबल के अंदर, ठीक है जी। टेंजिबल हमारे वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं, और वो फीलिंग से ही हमें फायदा दे रहे हैं, ठीक है जी। तो टेंजिबल में तो आपको पता है ढेर सारे आते हैं यार, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, काफी सारे आप नाम से ही पकड़ लोगे भाई ये टेंजिबल एसेट है। तो लिखना क्या है इसके अंदर, अब नया आया इस साल जो नाम, वो है प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। फिक्स्ड एसेट खत्म हो गया, अब आया है पीपीई, और आपने साथ में लिखना है। अगर वो टेंजिबल होगा ना, आप लिखोगे प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट स्लैश टेंजिबल एसेट्स, ओके। और अगर वो इंटेंजिबल होएगा, चलो इंटेंजिबल की बात कर लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सारे भाई आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं। अगर इनके बारे में पूछ लिया तो आप क्या लिख दोगे, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट इंटेंजिबल। अगर टेंजिबल के बारे में पूछ लिया तो आप लिख दोगे प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट टेंजिबल, ओके। अब इसके अंदर भी ना यार थोड़े से नाम हैं जो आप लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नाम है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक क्या होता है, पोल्ट्री फार्म को लाइफ स्टॉक बोला जाता है, और वो हमारा एक टेंजिबल एसेट है। ऐसे इंटेंजिबल के भी कुछ इनके अलावा नाम है, वो है माइनिंग राइट्स, ठीक है जी, टाइटल्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पब्लिशिंग, ब्रांड्स, रेसिपीज, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजी एक्सेट्रा। इन्हें फिर से सुनकर अपनी कॉपी पे लिख लेना भाई, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोले हैं, ओके जी। आगे चलते हैं हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट का मतलब लंबे समय के लिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब लंबे समय के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उन्हें हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में लिखते हैं। इनकी आप नाम लिख लीजिए, इन्वेस्टमेंट्स इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। अब अकेला बॉन्ड होगा तो भाई इधर आएगा, अगर आपने इन्वेस्ट करा है बॉन्ड के अंदर तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो ये सारे पार्ट्स हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के हैं। आप सब हेड लिखोगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और मेन हेड लिखोगे नॉन करंट एसेट्स। आगे बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर। सबसे पहला है कैपिटल एडवांसेस। भाई एडवांसेस का मतलब क्या? लॉन्ग टर्म लोन का मतलब तो हो गया लंबे समय का लोन। एडवांस का मतलब है आपने दिया है, आपने दिया है, ठीक है जी। तो पहला कैपिटल एडवांसेस, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, 3 ही है, बहुत छोटे छोटे, डन हो गया। उसके बाद आते हैं करंट एसेट्स के ऊपर जिसका नाम रखा गया है टिस्को।
टिस्को का मतलब T is for trade payables, I is for inventories, S is for short term loans and advances, C is for cash and cash equivalent, C is for current investments, O is for other current assets. ट्रेड पेबल्स में दो ही चीजें आएंगी, जैसे यहाँ पे अरे ट्रेड पेबल नहीं है, यहाँ पे है ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है जी। सो ट्रेड रिसीवेबल में दो ही चीजें आएंगी, जैसे यहाँ ट्रेड पेबल्स में आई थी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इनका उल्टा, क्रेडिटर्स का उल्टा अपना डेटर्स, बिल्स पेबल का उल्टा अपना बिल्स रिसीवेबल्स। ओके, और अब जो हम चीज की बात करने जा रहे हैं, इसको भाई ध्यान से सुन लेना, बहुत पूछा जाता है, इन्वेंट्री। इसके मैं कुछ नाम लूंगा, अपनी नोटबुक पे फटाफट लिख लेना। ओके जी। सो इन्वेंट्रीज होती क्या है, तो आपको पता होगा भाई, स्टॉक को बोलते हैं इन्वेंट्रीज, ठीक है ना। सो कौन कौन से स्टॉक्स लेने हैं, लिखिए रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल होता है जिससे हम अपना स्टॉक बिल्ड करने वाले हैं, बट वो रॉ मटेरियल भी तो हमारे इन्वेंट्री है ना। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कि भाई रॉ मटेरियल डाल दिया, अब कुछ तो बन चुका है उसका, ठीक है ना, वो भी क्या है हमारे लिए, वो भी इन्वेंट्री है। ओके, फिनिश गुड्स, भाई अब जो हमने तैयार करना था वो बन गया, वो भी हमारे लिए इन्वेंट्री ही है, फिनिश गुड्स हो गया। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्पेयर पार्ट्स बोल सकते हैं, जो चीजें हमने स्टोर करके रखी हुई हैं वो भी हमारी इन्वेंट्रीज हैं। लूज टूल्स, लूज टूल्स भी हमारी इन्वेंट्रीज हैं। और ये जो लास्ट में दो नाम लिए हैं ना, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर, ये बहुत बार पूछे जाते हैं और ये इन्वेंट्री का पार्ट है, इसे आप अच्छे से कर लेना। आगे चलते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर। इसके अंदर तो भाई कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस तो उसी के नाम से आ जाएंगे कि शॉर्ट टर्म कोई लोन है, ठीक है, तो आप उसको लिख देना, इसमें कुछ खास दिया भी नहीं। आगे चलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे, भाई मेरा फेवरेट। वो चीजें जो कैश हैं एंड वो चीजें जो कैश के इक्वल है। क्या कोई भी आप एक ऐसी चीज बता सकते हो जो कैश के इक्वल है? गोल्ड, ठीक है। अभी जाओ कैश बन के आ जाएगा, चेक। अभी बैंक जाओ कैश बन के आ जाएगा, बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है। अभी जाओ एटीएम पे, कैश बन के आ जाएगा, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट्स, कि भाई वो कैश नहीं है बट कैश से कम भी नहीं है, बिल्कुल कैश के इक्वल है, ठीक है जी। तो इसके नाम लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको लिखवाऊंगा बैलेंस इन बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट्स, कैश इन हैंड, और इन्होंने ना यहाँ पर लिखा नहीं हुआ बट आप लिखिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारे वो सिक्योरिटीज हैं, वो शेयर्स हैं जिनको इंस्टेंटली मार्केट में हम बेच के पैसा ले सकते हैं। नेक्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट और अदर करंट एसेट्स। करंट इन्वेस्टमेंट कुछ खास नहीं है, करंट इन्वेस्टमेंट ही नाम आ जाएगा, उसका जो सब हेड है वो करंट इन्वेस्टमेंट लिख देना और मेन हेड करंट एसेट्स लिख देना। बट अदर करंट एसेट्स, इसके अंदर भाई छोटी छोटी चीजें और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके साथ फटाफट इसको खत्म करते हैं। अदर करंट एसेट्स के अंदर लिखिए आप प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो आपने पहले ही पे कर दिए हैं, तो भाई एसेट हो गया ना, मजे करेंगे, पैसे दिए हुए हैं, ठीक है। अदर करंट एसेट में पहला नाम है प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्रूड इनकम, हाँ जी, एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? वो इनकम जो आप कमा चुके हो बट अभी पैसा आना है, ठीक है। जैसे लेबर ने बिल्डिंग खड़ी कर दी बट उसे अभी पैसा मिलना है, दैट इज नोन एज एक्रूड इनकम। ये आपका एसेट है, बस पैसा ही मिलना रहेगा, काम तो डन है। आगे डिविडेंड रिसीवेबल, हमने अगर किसी शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है और उसका डिविडेंड कमा चुके हैं बट अभी बस मिलना ही बाकी है, तो उसका नाम को हम लेंगे डिविडेंड रिसीवेबल को अदर करंट एसेट्स के अंदर, और इसका मेन हेड करंट एसेट्स हो जाएगा। डिविडेंड सुन के ये मत लिख देना कि भाई इधर कहीं आएगा, क्योंकि शेयर्स के नाम है भाई। डिविडेंड रिसीवेबल, मैंने भी तो कहीं शेयर्स खरीदे हो सकते हैं ना,
अगर मैं कंपनी हूं जरूरी थोड़ी है कि मैं किसी के शेयर्स ही नहीं खरीद सकता। एंड लास्ट, एडवांस टैक्स। ये लास्ट में इसलिए रखा था, ये बहुत बार पूछा गया है। एडवांस टैक्स का मतलब क्या है? जब आप टैक्स एडवांस में भर देते हो, मान लो टैक्स भरना था 40 लाख रुपए के ऊपर, बट मैंने पहले ही प्रोविजन सी बनाकर मैंने सोच लिया भाई 50 लाख की सेल हो जाएगी, 50 लाख का टैक्स और मैंने 50 लाख का टैक्स भर दिया, बट बना 40 का, तो वो 10 लाख का बेफालतू का टैक्स भरा हुआ है ना, तो वो मेरा क्या है? अब वो मेरा एसेट है। कई बार हम जीएसटी भर देते हैं बट वो सामान हमारा डिफेक्टेड निकलता है, तो वो जब सामान वापस होगा तो जीएसटी वापस मिलेगी ना, तो वो कहाँ आएगा? एडवांस टैक्स अदर करंट एसेट्स में। तो सब हेड हो जाएगा अदर करंट एसेट्स और हमारा मेन हेड हो जाएगा करंट एसेट्स। आई होप आपको एक एक चीज समझ आ गई होगी, और जितने नाम मैंने लिए हैं इसके अलावा आपको कुछ भी सब हेड्स में नहीं पूछा जाने वाला। हाँ, कुछ छोटे से स्पेशल केसेस हैं जिनकी बात अब मैं करने वाला हूं। लिखिए, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्स इन एरियर्स, ये 3 नाम लिख लीजिए, एंड फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है जी, ये कुछ 3-4 नाम ऐसे हैं जो भाई हमारे किस में नहीं आते, बताइए। हमारा उनका मेन हेड तो शेयर होल्डर्स फंड्स होता है, बट उनका सब हेड कोई भी नहीं होता। हम उनके सब हेड्स में लिखते हैं इट इज शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स। मैंने नाम लिया ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्स इन एरियर्स एंड फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनका मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड्स है, बट इनका कोई भी सब हेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हम नोट्स टू अकाउंट्स में डिक्रीज या इंक्रीज कर देते हैं। ओके जी, आई होप आपको हर एक चीज समझ आ गई होगी। और ये चैप्टर के लिए अगर आपने ये वीडियो देख ली तो भाई आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। देखने से ज्यादा जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए और उसे अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। और बैलेंस शीट दिखती कैसे है देखिए, आपके सामने है। कुछ नहीं करेंगे, ये चीज के नीचे ये वाली चीज को हम फिट कर देंगे। ओके जी, तो इसकी प्रैक्टिस करिए, एक दिन दीजिए बस इसको और आगे चलिए।